स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की वितान भाग 2 का चैप्टर 1 सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारे चैप्टर्स का नाम सिल्वर वेडिंग क्यों का क्या मतलब है कि चलिए जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। किसी की मैरिज के 25 साल पूरे हो जाने को हम कहते हैं सिल्वर वेडिंग, लेकिन आज इसका मतलब बदल गया। आज इसको कहते हैं सिल्वर जुबली ऑफ मैरिज। इस चैप्टर को मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है और हमने इसके एक्सप्लेनेशन को अपनी पहली वीडियो में पूरा फुल एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन किया हुआ है और इसमें हम चैप्टर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन करेंगे। इसमें शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि लेखक क्या बताना चाहता है इस चैप्टर में। इसमें लेखक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों को और जीने के तौर तरीकों के अंतर को अच्छे से स्पष्ट किया है। उन्होंने इस पाठ में समय के अंतराल को भी दर्शाया है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के जरिए देखते हैं कि चैप्टर में जिस जिस करैक्टर का यूज हुआ है वो करैक्टर क्या बताता है। प्रश्न नंबर 1, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू सफल रहते हैं, ऐसा क्यों? भाई, उनकी पत्नी तो सफल हो जाती है पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में आने के लिए, पर यशोधर बाबू असफल रहते हैं। क्यों रहते हैं वो, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008, 10 और 16 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। इसका आंसर है यशोधर बाबू बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। बचपन में ही उन्होंने जिम्मेदारियों को उठा लिया था क्योंकि उनकी माँ गुजर चुकी थी, माता पिता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी विधवा बुआ ने किया था। भाई, उनका पालन पोषण उनकी विधवा बुआ ने किया था। उनके माता पिता का देहांत हो गया था, वो अपनी बुआ के पास चले गए थे। मैट्रिक होने के बाद वे दिल्ली आ गए और किशनदा जैसे कुआरे के पास रहे। भाई, मैट्रिक जब पूरी हो गई तो वो दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आ गए और किशनदा जैसे कुआरे आदमी के पास वो रहने लगे। इस तरह वे सदैव उन लोगों के साथ रहे जिन्हें कभी परिवार का सुख मिला ही नहीं। भाई, ऐसे लोगों के साथ वो बचपन से जी रहे थे जिनको कभी परिवार का सुख मिला ही नहीं। यहाँ पे किशनदा कौन है? किशनदा एक मेन कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द ही ये करैक्टर पूरी कहानी में यशोधर बाबू के साथ रहता है। वे सदैव पुराने लोगों के साथ रहे, पले बड़े, वे उनके साथ ही रहे और उन्हीं के साथ ही धीरे धीरे बड़े हुए। अतः उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने जिन जिन परंपराओं को देखा, भाई वो लोग जैसे अपने जीवन को चलाते थे या अपने जीवन में सफर करते थे, वो उन्हीं को छोड़ नहीं सकते थे। उन पर किशनदा के सिद्धांतों का बहुत प्रभाव था। भाई, किशनदा के सिद्धांतों का तो उन पर इतना प्रभाव था कि वो उन्हीं की नकल में ही बात करते थे, उन्हीं के लहजे में ही कपड़े पहनते थे। हर चीज को उन्हीं के लहजे में करना उन्हें अच्छा लगता था। इन सब कारणों से यशोधर बाबू समय के साथ साथ बदलने में असफल रहते हैं। भाई, किशनदा के सिद्धांतों पर चलने के कारण वो यशोधर बाबू समय के बदलने में असफल रहते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी पुराने संस्कारों की थी। वो पहले तो पुराने संस्कारों की थी। वे एक संयुक्त परिवार में आई थी। भाई, एक भरे पूरे परिवार में आई थी जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे, जहां उन्हें सुखद अनुभव हुआ। उनकी इच्छाएं अतृप्त रही। वे मात्र सुलभ प्रेम के कारण अपनी संतानों का पक्ष लेती है। भाई, जहां पर उन्हें सुख तो प्राप्त नहीं हुआ और उनकी इच्छाएं भी अतृप्त रही, इच्छाएं भी पूरी नहीं हो सकी उस संयुक्त परिवार में, और वो सिर्फ मात्र प्रेम के कारण ही अपने बच्चों का पक्ष लेती है। भाई, इसलिए वो बच्चे नई पीढ़ी के संस्कारों के है, तो इसलिए वो भी नई पीढ़ी और संस्कारों को अपनाती है। और बेटी के अंगू एक पाए पहात है, वे बयो के किसी मामले में दल ना ही देता। भाई, मेरे बच्चे एक नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो किसी के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करते। इस प्रकार वे स्वयं को शीघ्र ही बदल लेती है। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियों
खोज सकते हैं। भाई इस पाठ में जो कुछ हुआ होगा आप उनकी कितनी अर्थ छवियों को खोज सकते हैं। और आंसर है इसका जो हुआ होगा वाक्यांश का प्रयोग किशन नंदा की मृत्यु के संदर्भ में होता है। भाई जो कुछ भी जो हुआ होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, पाठ में एक पंक्ति हुई थी जो हुआ होगा, तो ये कहाँ पे किस इसका अर्थ क्या है, कहाँ पर यूज हुआ था। जो हुआ होगा वाक्यांश, ये वाला वाक्य कहाँ प्रयोग हुआ, किशन नंदा की मृत्यु के संदर्भ में। भाई जब यशोधर बाबू पूछना चाहते थे उनके भाई से, उनके रिश्तेदारों से कि भाई किशन नंदा को क्या हुआ होगा कि उनकी मृत्यु हो गई, वो तो बिल्कुल सही थे। यशोधर ने किशन नंदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया जो हुआ होगा, अर्थात क्या हुआ पता नहीं। इन वाक्य की अनेक छवियां बनती है। भाई इस वाक्य की तो अनेक छवियां बनती है। पहला अर्थ खुद कहानीकार ने बताया है कि पता नहीं क्या हुआ। जिसने ये कहानी लिखी है मनोहर जोशी जी ने, उन्होंने खुद कहा है कि पता नहीं किशन नंदा की मृत्यु कैसे हुई। दूसरा अर्थ यह है कि किशन नंदा अकेले रहे, जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी ने उन्हें नहीं स्वीकारा, इस कारण उनके मन में जीने की इच्छा समाप्त हो गई। भाई किशन नंदा जो थे वो कवारे थे और जीवन के अंतिम क्षणों में यानी बीमारी के समय भी उनको किसी ने नहीं स्वीकारा, किसी ने भी, उन्होंने इतनी लोगों की मदद करी, किसी ने भी उनको सहारा नहीं दिया, इस कारण उनके मन में जीने की इच्छा समाप्त हो गई होगी। तीसरा अर्थ समाज की मानसिकता का है। किशन नंदा जैसे व्यक्ति का समाज के लिए कोई महत्व नहीं है। भाई ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई महत्व नहीं है, वो तो समाज के लिए इतना सोचता है पर समाज उनके लिए कुछ नहीं सोचता। वे सामाजिक नियमों के विरोध में रहे हैं, वो हमेशा सामाजिक नियमों के विरोध में रहे हैं, फलतः समाज ने भी उन्हें दरकिनार कर दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, अगर वो समाज के नियमों को नहीं माना तो इसका परिणाम क्या हुआ, उन समाज ने भी उनको एक किनारा कर दिया। प्रश्न नंबर 3, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग। यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। भाई हर वाक्य में वो कहते हैं, चैप्टर में हमने देखा है कि समहाउ इम्प्रॉपर, इस काव्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध है। भाई इस काव्यांश का समहाउ इम्प्रॉपर का उनके व्यक्तित्व से क्या संबंध है इस कहानी में। यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। भाई एक तकिया कलाम होता है ना, जैसे हर आदमी, हर बच्चा, हर एक का एक तकिया कलाम होता है कि एक वर्ड को कोई भी सेंटेंस बोले, कुछ भी बोले, उससे पहले वो यूज करता है। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, पर यशोधर बाबू का क्या था, समहाउ इम्प्रॉपर। उन्हें जब कुछ अनुचित लगता में उन्हें कई कमियां नजर आती। भाई कोई भी चीज़ उन्हें अनुचित लगती या उनमें कई सारी कमियां नजर आती, वे नए के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते, वो नई चीज़ों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते थे और यह वाक्यांश उनके असंतुलन एवं अज व्यक्तित्व अर्थ प्रश्न करता है। भाई ये जो वाक्यांश था समहाउ इम्प्रॉपर उनके असंतुलन को पूरा करता था। पाठ में अंक स्थान पर समाहार्ट इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। दफ्तर में सिल्वर वेडिंग पर कहाँ कहाँ पर समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, प्रिंट गलत हुआ है, इसका मतलब है समहाउ इम्प्रॉपर। कहाँ कहाँ पर चैप्टर में यशोधर बाबू ने समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का यूज किया है। दफ्तर में सिल्वर वेडिंग पर, स्कूटर की सवारी पर उन्होंने कहा है, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर कहा है, कि उन्होंने हर बार कहा है कि समहाउ इम्प्रॉपर। भाई यह तो हमेशा ही की तरह समहाउ इम्प्रॉपर है। अपने से परायपन का व्यवहार मिलने पर, डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर, पुत्र द्वारा वेतन पिता को न दिए जाने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, पत्नी के आधुनिक बनने पर, शादी के संबंध में बेटी के निर्णय पर, घर में सिल्वर वेडिंग पार्टी पर, केक काटने के विदेशी परंपरा पर, हर जगह पर यशोधर बाबू ने समहाउ इम्प्रॉपर अपने तकिए कलाम को यूज किया है। कहानी के अंत में यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं सामने उभर कर आती है।
वे जमाने के हिसाब के अप्रासंगिक हो गए। यह पीढ़ियों के अंतराल को दर्शाता है। भाई कहानी के एंड में आके हमें पता चल जाता है कि यशोधर बाबू जमाने के हिसाब से अप्रासंगिक है। वह क्योंकि वो अपनी वेडिंग, सिल्वर वेडिंग पार्टी जो उनके बेटे ने दी थी, उनके साले ने दी थी मिलकर, उसमें उन्होंने किस तरह करा, संध्या का नाम लेकर वो कमरे में जाकर बैठ गए और साधना करने लगे। यह पीढ़ियों के अंतराल को दर्शाता है। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में कृष्णनंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है और कैसे? भाई यशोधर बाबू की कहानी को तो दिशा देने में कृष्णनंदा का महत्वपूर्ण हाथ है, पर आपकी भी तो ऐसी ही कोई कहानी होगी, उसको दिशा किसने दी उसके विषय में लिखिए। मेरे जीवन को, इसमें आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, किसी और का नहीं, अपना लिखना है। मेरे जीवन को दिशा देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरे गुरुओं का रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे यही शिक्षा दी कि सत्य बोलो। सत्य बोलने वाला व्यक्ति हर तरह की परेशानी से मुक्त हो जाता है, जबकि झूठ बोलने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है। उसे एक झूठ छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। अपने गुरुओं की इस बात को मैंने हमेशा याद रखा। वास्तव में उनकी इसी शिक्षा ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। भाई इसमें हमने लिख दिया, हमने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया, हमारी दिशा किस तरह बदली। अगर आप अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई समझ आता तो आप इसको भी लिख सकते हैं। इसमें बताया गया कि गुरु हमेशा यही बताता है कि सत्य की राह पर चलो, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें झूठ बोलने से, हमें एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए इस शिक्षा को अपने जीवन में गांठ बांध कर रखो। प्रश्न नंबर 5, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? आंसर, इस कहानी में दर्शाए गए परिवार के स्वरूप व संरचना आज भी लगभग हर परिवार में पाई जाती है। भाई जैसे यशोधर बाबू के परिवार के स्वरूप और संरचना को दिखाया गया है, वैसा आज के समय हर परिवार में पाया जाता है। संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो रही है। भाई आज के टाइम में कोई संयुक्त परिवार नहीं रहा है, यह प्रथा समाप्त हो गई है। पुरानी पीढ़ी की बातों या सलाहों को नई पीढ़ी सिरे से नकार रही है। ये पुरानी पीढ़ी, आजकल घर में दादा दादी, नाना नानी, कोई भी माँ बाप, जो भी बड़े बूढ़े घर में बैठे, अगर आपको कोई सलाह देते हैं, नई पीढ़ी के बच्चे उसे नकार रहे हैं। नए युवा कुछ नया करना चाहते हैं, परंतु बुजुर्ग परंपराओं के निर्वाह में विश्वास रखते हैं। भाई नए बच्चे, नए युवा तो कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं, परंतु बुजुर्ग लोग उसी परंपराओं में विश्वास रखते हैं। यशोधर बाबू की तरह आज का मध्य वर्गीय पिता विवश है। भाई यशोधर बाबू एक मध्य वर्गीय पिता था और उनकी नज़र में आज का मध्य वर्गीय पिता भी विवश है। वह किसी विषय पर अपना निर्णय नहीं दे सकता, वो किसी भी विषय में अपना निर्णय नहीं दे सकता, क्योंकि आज की नई पीढ़ी के बच्चे अपने पिता से किसी चीज़ के लिए सलाह नहीं करते, कुछ पूछते नहीं है, सब काम अपना आप ही कर लेते हैं। माताएं बच्चों के समर्थन में खड़ी नजर आती हैं। भाई जो माताएं होती है वो बच्चों के समर्थन में उनका साथ देती है, हर चीज़ में, गलत सही में, हर चीज़ में साथ ही खड़ी रहती है। आज बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में अधिक खुश रहते हैं, वो माँ बाप के साथ रहकर खुश नहीं है। वे आधुनिक जीवन शैली को ही सब कुछ मानते हैं। लड़कियां फैशन के अनुसार वस्त्र पहनती है, यशोधर की लड़की उसी का प्रतिनिधि है। भाई यशोधर बाबू के घर में भी एक लड़की थी, उनकी एक बेटी थी, वो भी इसी तरह फैशन के अनुसार वस्त्र पहनती थी। अतः यह कहानी आज लगभग हर परिवार की है। आज के टाइम पे भी, नई पीढ़ी में भी यह कहानी हर किसी के घर में चल रही होगी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या कहेंगी और क्यों कहेंगे उसको मूल संवेदना? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। मेरी समझ में पीढ़ी अंतराल ही सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी की मूल संवेदना है। यशोधर बाबू और उसके पुत्रों में एक पीढ़ी का अंतराल है। भाई यशोधर बाबू अपने टाइम की तरह से सोचते हैं और उनके पुत्र जो है वो अपनी पीढ़ी के अनुसार, अपने समय के अनुसार सोचते हैं।
इसी कारण यशोधर बाबू अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यशोधर बाबू है कि वो नई पीढ़ी के अंतराल को स्वीकार ही नहीं करना चाहते और यही कारण है कि वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यह सिद्धांत और व्यवहार की लड़ाई है। भाई यशोधर बाबू के तो सिद्धांत है और बच्चों का व्यवहार है, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई है। यशोधर बाबू सिद्धांतवादी है और पुत्र उनके व्यवहारवादी। आज सिद्धांत नहीं व्यवहारिकता चलती है, आजकल सिद्धांत नहीं व्यवहारिकता चलती है। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं जो नई पीढ़ी के साथ कभी नहीं तालमेल खाते। पीढ़ी का अंतराल और उनके विचारों का अंतराल यशोधर बाबू और उसके परिवार के सदस्यों में वैचारिक अलगाव पैदा कर देता है। भाई जो नई पीढ़ी का और पुरानी पीढ़ी के विचारों में तालमेल नहीं हो पा रहा है और उनके बीच में समय का जो अंतराल है वो यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्यों में विचारों का अलगाव पैदा कर देता है। प्रश्न नंबर 7, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। भाई आपके घर और विद्यालय के आसपास कुछ भी बदलाव हो रहा होगा वो सुविधाजनक तो होगा पर आधुनिक होते हुए नए तरीके का होते हुए बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगता होगा। वो हमेशा ये कहते होंगे हमारे समय में तो ये होता था, हमारे समय में ये होता था। अच्छा ना लगने के क्या कारण होंगे? भाई उनको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? वो हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। युवाओं द्वारा मोबाइल का प्रयोग करना। भाई आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े सब बच्चे जो छोटे बड़े सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लग गए हैं जो बुजुर्गों को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके टाइम पे मोबाइल होते ही नहीं थे। युवाओं द्वारा पैदल ना चलकर तीव्र गति से चलाते हुए मोटरसाइकिल या स्कूटरों का प्रयोग। भाई पहले मोटरसाइकिल और स्कूटर होते ही नहीं थे, लोग मीलों दूर तक पैदल जाते थे और आजकल के युवा तुरंत कोई काम हो मोटरसाइकिल उठाई, बाइक उठाई, स्कूटर उठाया और चले गए। चाहे एक घर से तीसरे घर तक भी जाना हो तो भी मोटरसाइकिल उठाकर जाते हैं। यह काम भी बुजुर्गों को पसंद नहीं। लड़कियों द्वारा जीन्स शर्ट पहनना। भाई आजकल लड़कियों का पहनावा बदल गया है। पहले लड़कियां सलवार सूट पहनती थी, चुन्नी लेती थी और आजकल की लड़कियां तो जीन्स शर्ट पहनती हैं। लड़के लड़कियों की दोस्ती व पार्क में घूमना। भाई पहले लड़के लड़कियां आपस में कोई बातचीत भी नहीं करता था। भाई यहाँ तक कि पति पत्नी भी आपस में बात नहीं करते थे, पर आजकल तो लड़के लड़कियों की दोस्ती होने लगी है। तो सरेआम पार्कों में घूमते हैं। खड़े होकर भोजन करना। पहले रसोई में आसन बिछाकर आराम से जमीन में बैठ के भोजन किया जाता था और आजकल तो खड़े होकर ही भोजन करते हैं। तेज आवाज में संगीत सुनना। पहले के टाइम पर शास्त्रीय संगीत होता था और आराम से बैठकर शांति से वो लोग सुनते थे, लेकिन आज तो उछल कूद मचाते हुए तेज आवाज में संगीत को सुनना, ये सब चीजें बुजुर्गों को पसंद नहीं आती। नई पीढ़ी की नई चीजें उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। बुजुर्ग पीढ़ी इन सभी परिवर्तनों का विरोध करती है। उन्हें लगता है कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। कुछ सुविधाओं को वे स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब मानते हैं और तो कुछ के खिलाफ है। कुछ सुविधाओं को स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब मानते हैं तो कुछ उनकी परंपरा को खत्म कर रहे हैं। महिलाओं व लड़कियों को अपनी सभ्यता व संस्कृति के अनुसार आचरण करना चाहिए। भाई बुजुर्गों के अनुसार महिलाएं और लड़कियां जो हैं उनको अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क कीजिए। नंबर 1, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं, वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। यशोधर बाबू में एक तरह का वंदव है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं है। भाई नया खींच तो लेता है, कई बार वो सोचते हैं कि नए जमाने के साथ चले पर पुराने को तो वो छोड़ ही नहीं पाते, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। या फिर यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है, नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। आंसर है कि यशोधर बाबू के बारे में हमारी यही धारणा बनती है
कि यशोधर बाबू एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है। भाई यशोधर बाबू के बारे में हमारी यह धारणा है कि यशोधर बाबू एक तरह के ऐसे इंसान है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी ही खींचता है, पुराना तो छोड़ता ही नहीं। द्वंद्व की तरह है वो, कि पुराने को तो वो छोड़ेंगे नहीं और नया थोड़ा थोड़ा पकड़ लेंगे। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। भाई सहानुभूति के साथ देखो, वो आदमी नए की तरफ आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा, पर पुराना उसको छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। यद्यपि वे सिद्धांतवादी हैं, तथापि व्यवहारिक पक्ष भी उन्हें अच्छी तरह मालूम है। भाई वो सिद्धांतवादी तो है, पर उन्हें नए जमाने के व्यवहार को भी वो अच्छे से मानते हैं। लेकिन सिद्धांत और व्यवहार के इस द्वंद्व में यशोधर बाबू कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ है। इस लड़ाई में, सिद्धांत और व्यवहार की इस लड़ाई में यशोधर बाबू कुछ भी निर्णय को अच्छे से नहीं ले पा रहे। इसलिए वो कृष्णनंदा को अपने संध्या के समय साधना में बैठते हुए याद करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तो कभी अपने सिद्धांत और इस द्वंद्व के साथ जीने के लिए मजबूर है। उनका दफ्तरी जीवन जहाँ सिद्धांतवादी है, वहीं पारिवारिक जीवन व्यवहारवादी है। दोनों में सामंजस्य बिठा पाना उनके लिए लगभग असंभव है। भाई दफ्तर में सिद्धांत की तरह रहो, परिवार में व्यवहार की तरह रहो, ये दोनों उनके लिए असंभव है। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाले गए हैं, आप वो देखिए। नया छोकरा चड्डा किस प्रकार की धृष्टता करता था। भाई ऑफिस में जो वो यशोधर बाबू से नीचे जूनियर था, उस नया छोकरा चड्डा वो कैसे करता था उनके साथ। चड्डा असिस्टेंट ग्रेड में आया था। चूंकि वह नौजवान था, इसलिए वह पंत बाबू के साथ धृष्टता किया करता था। भाई वो नौजवान तो था ही था, और पंत बाबू के साथ धृष्टता किया करता था। उनकी उम्र का लिहाज भी वह नहीं करता था, वो उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं करता था और उनके साथ मजाक करता रहता था। उनकी घड़ी को वह चूनेदानी कहता था। भाई उनकी घड़ी ऐसी थी जिसमें सुपारी पान वगैरह रखते थे, उसमें से निकाल कर खाते थे, इस तरह की उनकी घड़ी थी। कभी उनकी कलाई पकड़ लेता। उसे इस बात का जरा भी ख्याल नहीं होता कि पंत बुजुर्ग व्यक्ति है, वह तो अपनी जवानी के जोश में जो कुछ करता है उसे अच्छा लगता है। धीरे धीरे यशोधर पंत ने इन बातों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया कि वे किसी तरह का विरोध भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो कृष्णदा की सिद्धांतों पर चलते थे। कृष्णदा का बुढ़ापा सुखी क्यों नहीं रहा? बाल जति कृष्णदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उन्होंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा। उनके द्वारा उपकृत लोगों में से एक ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं दी। भाई जब वो नौकरी करते थे कृष्णदा जी, उन्होंने कई लोगों को अपने यहाँ पर रहने की जगह दी, कई लोगों की सहायता करी, पैसों से, तन मन धन सभी चीज़ों से उनकी मदद करी। पर जब वो रिटायर हुए 6 महीने बाद, रिटायर होने के 6 महीने बाद क्वार्टर खाली करना पड़ा, तो उनके द्वारा उपकृत लोग जिन जिन की उन्होंने हेल्प की थी, उनमें से किसी ने भी उनके अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की, यानी अपने यहाँ रखने का कोई ऑफर नहीं दिया। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा। यशोधर बाबू ने भी उनको ये नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ आकर रहो, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। भाई एक तो स्वयं यशोधर बाबू और उनकी पत्नी रहती थी, 2 उनके ताऊ जी के लड़के रहते थे। कृष्णदा कुछ साल तो राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर में लेकर रहे, फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। विचित्र बात यह थी कि उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाते सूखते ही चले गए। अकेलेपन ने उनके अंदर की जीवन शक्ति को समाप्त कर दिया था। प्रश्न, पीढ़ी का अंतराल किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। पीढ़ी का अंतराल आने से विचार नहीं मिलते। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में अंतराल आने से हम लोगों के विचार नहीं मिलते। युवा लोग पुराने विचारों को ढकोसला मात्र परंपरा यानी दकियानुसुनी
करते हैं। भाई उसको सुनते ही नहीं है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, उसे ढकोसला कहते हैं। वे पुराने विचारों को पूरी तरह त्याग देते हैं, इसलिए पुराने विचार रखने वाले और कहने वाले उन्हें फालतू आदमी लगते हैं। भाई पुराने विचार कहने वाले, पुरानी बातों को कहने वाले और हर एक पुरानी बातों को मानने वाले लोग उन्हें फालतू के लोग लगते हैं। विचारों के इस मतभेद ने मध्य वर्गीय जीवन को बहुत प्रभावित किया है। भाई जो ये मतभेद चलता जा रहा है ना विचारों का, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में, जिसमें मिडिल क्लास लोग का जीवन है वो बहुत प्रभावित हो रहा है। मिडिल क्लास परिवार आज संयुक्त परिवार प्रथा को भूल चुके हैं। भाई पहले मिडिल क्लास लोग सारा परिवार इकट्ठा रहता था, भाई इकट्ठे परिवार में खर्चा कम होता था, परंतु आज पीढ़ियों के मतभेद के कारण वो लोग संयुक्त परिवार में रहना भूल चुके हैं, क्योंकि विचारों का मतभेद वहाँ भी है। यशोधर पंत का जीवन इसी पीढ़ी अंतराल ने प्रभावित किया है। अपने बच्चों के विचारों को वे अपना नहीं सकते थे, अपने बच्चों के विचारों को वो अपना ही नहीं सकते थे और अपने विचारों को वो छोड़ नहीं सकते थे। बच्चों के अपना नहीं सकते थे, अपने को छोड़ नहीं सकते थे। अपनाने और छोड़ने की इस दुविधा भरी स्थिति में यशोधर बाबू सपरिवार होते हुए भी स्वयं को अकेला पाते थे। भाई वो नई पीढ़ी को तो अपना नहीं पा रहे थे और पुरानी पीढ़ी को छोड़ नहीं पा रहे थे। इसी कारण वो पूरा परिवार होने के बावजूद भी अपने को उसमें अकेला पाते थे। आज पारिवारिक संबंध आर्थिक संबंधों पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, स्पष्ट कीजिए। विज्ञान के इस युग में आज संबंधों का मानक आर्थिक स्थिति बन गई है। आज पारिवारिक संबंध तभी सही रहते हैं जब आर्थिक स्थिति बेहतर हो। भाई जब हम फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी होगी तभी पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। यशोधर पंत की पारिवारिक स्थिति इसी अर्थ पर निर्भर करती है। भाई इस अर्थ को पूर्ण करती है वो। बच्चे चाहते हैं कि पिता किसी न किसी ढंग से ऊपरी कमाई करे। वे उनके बच्चे ये चाहते हैं कि उनके पिताजी किसी न किसी ढंग से रिश्वत लें और ऊपर की कमाई करें और उनका जीवन सुखी बनाए। भाई घर में पैसे आए और हम अच्छे से सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन सिद्धांतवादी पंत ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। भाई यशोधर बाबूजी ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं अपने ओहदे पर रिश्वत भी लूँगा। और तो और अपने कोटे का निर्धारित फ्लैट भी उन्होंने नहीं लिया। भाई उनके कोटे का जो उन्हें दफ्तर की तरफ से अलॉट हुआ था वो भी उन्होंने नहीं लिया। इन सभी बातों से उनके बच्चे सदा उनसे नाराज रहते थे, नाराज रहते थे। यद्यपि बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपये मासिक की नौकरी करता है। भाई उनका बड़ा बेटा जो भूषण है वो एक विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपये महीने की नौकरी पर लग जाता है। तथापि पिता और पुत्र के बीच में वैचारिक खाई बनाने में पैसे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाई यहाँ पर यशोधर बाबू और उसके पुत्र भूषण के बीच में पैसा सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो उनके विचारों के अंदर खाई बना दी है। भाई पैसों ने इस तरह उनके विचारों में खाई बना दी कि उनके पुराने विचारों और नए विचारों को आपस में मिलने में पैसे ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कहीं ना कहीं पैसा इन संबंधों को प्रभावित कर रहा है। गीता की महिमा सुनते सुनते, जनार्दन शब्द सुनते ही यशोधर पंत क्या सोचने लगते हैं। गीता की महिमा सुनते सुनते अचानक यशोधर पंत के कानों में जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा। यह सुनते ही उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। भाई यशोधर पंत के जीजा जी का नाम क्या था? जनार्दन जोशी। उन्हें याद आया कि परसों ही उनकी चिट्ठी आई थी, उनके जीजा जी बीमार है। भाई जीजा जी की परसों ही चिट्ठी आई थी, उनके जीजा जी बीमार है, वे अहमदाबाद में रहते हैं। ऐसे समय में उनका हालचाल जानने के लिए अहमदाबाद ही जाना होगा। भाई उनका हालचाल जानने के लिए हमें अहमदाबाद ही जाना होगा। यशोधर पंत एक मिलनसार व्यक्ति थे। अब यहाँ पर देखना आप वो क्या कहते हैं कि यशोधर पंत जी एक मिलनसार व्यक्ति थे। हर किसी के सुख दुख में वे जाते थे। भाई चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो उनके घर जाकर ही हालचाल पूछते थे, चाहे वो घर उनका कितनी ही दूर क्यों ना हो। वे चाहते थे कि उनके बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही बने। भी यशोधर पंत जी चाहते थे कि उनके बच्चे भी इसी तरह मिलनसार व्यक्ति बने और अपने परिवार के लोगों के सुख दुख में शामिल हुए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। पत्नी और बच्चों का तो यह मानना है कि पुराने रिश्तों के प्रति लगाव रखना मूर्खता है।
कि पुराने रिश्तों को निभाना एक मूर्खता है, क्योंकि इन्हें निभाने के लिए समय और पैसा दोनों की हानि होती है। भाई हम पुराने रिश्ते को जितना निभाएंगे ना, उसमें हमारा समय भी और पैसा भी दोनों ही व्यर्थ ही जाएगा, दोनों की हानि होती है। अपने जीजा जनार्दन जोशी का हालचाल जानने के लिए वे अहमदाबाद जाने के लिए उतावले हैं। भाई उनके जीजा का हालचाल जानने के लिए वे अहमदाबाद जाने के लिए बड़े बेसब्रे हो रहे हैं। जब बड़ा बेटा उन्हें पैसे देने से मना कर देता है तो वे उधार पैसे लेकर अहमदाबाद जाने का निर्णय करते हैं। पर वो जाएंगे जरूर, क्योंकि वो सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। यशोधर पंत ने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा, केवल वर्तमान के बारे में ही चिंता की। क्यों? सिद्धांतवादी लोग लकीर क्या फकीर बन जाते हैं। भाई जो सिद्धांतों पर चलते हैं ना लोग, लकीर के फकीर होते हैं। उन्हें भविष्य की कोई फिक्र नहीं रहती। ये तो बस वर्तमान में ही सब कुछ मानते हैं। वे वर्तमान में जो चल रहा है उसी को जियो, आगे भविष्य में जो होगा वो जब की जब देखेंगे। यशोधर पंत भी ऐसे ही व्यक्ति है। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के इस आग्रह को कई बार ठुकराया कि कोई मकान मोल क्यों ना ले लिया जाए। रिटायर होने के बाद तो सरकारी क्वार्टर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इस बात को यशोधर बाबू ने कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। नहीं, यशोधर बाबू ने इस बात को कभी समझने का प्रयत्न नहीं किया कि भाई रिटायर होने के बाद हम कहाँ जाएंगे। सदा यही कहते रहे कि जो होगा देखा जाएगा। यशोधर बाबू ने तो कृष्णदा की एक बात को गांठ बांध लिया था कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और समझदार लोग उसमें रहते हैं। भाई कृष्णदा की एक बात थी, उन्होंने इसलिए कृष्णदा ने भी इसी बात पर मकान नहीं खरीदा था, और यशोधर बाबू ने भी उनकी, क्योंकि वो सिद्धांतों पे चलते थे उनके, तो उन्होंने भी उनकी इस बात को गांठ बांध लिया था। क्या थी वो बात? कि मूर्ख लोग तो मकान बनाते हैं और समझदार लोग उसमें रहते हैं। इसलिए वर्तमान में जीने वाले यशोधर पंत भविष्य की चिंता करते भी तो क्यों, किस लिए करते? यशोधर बाबू कृष्णदा की किन परंपराओं को अभी तक निभा रहे हैं? यशोधर बाबू कृष्णदा के भक्त हैं। भाई जैसे एक भगवान का भक्त होता है ना, वैसे वो कृष्णदा के भक्त हैं। वे उनके विचारों का अनुसरण करते हैं जो निम्नलिखित है। उन्होंने कभी मकान नहीं लिया, क्योंकि कृष्णदा ने कहा कि मूर्ख मकान बनाते, समझदार उसमें रहते हैं, इसलिए उन्होंने भी मकान नहीं लिया। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, क्योंकि कृष्णदा भी उसी सिद्धांतों पर चलते थे। उन्हें हर नई चीज में कमी नजर आती थी, और कृष्णदा को भी आती थी। वे कृष्णदा की उस बात को मानते हैं कि जवानी में व्यक्ति गलतियां करता है, परंतु बाद में समझदार हो जाता है। कृष्णदा कहते थे कि जवानी में नए जोश में तो बच्चे गलती कर ही जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो समझदार हो ही जाते हैं। जिम्मेवारियां जब उन पर पड़ती है तो समझदार हो जाते हैं। वे जनियों पुनियों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर बुलाते थे, होली गवाते थे, और रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा देते थे। और ऐसा ही वो यशोधर बाबू भी करते हैं। सेम जैसे कृष्णदा जी किया करते थे वैसे ही यशोधर बाबू करते हैं। वो उनकी जीरोक्स कॉपी की तरह उनको फॉलो करते हैं। यशोधर बाबू की घर के लोगों से किस किस बात पर नहीं बनती थी? भाई यशोधर बाबू की अपने घर में किस किस बात पर नहीं बनती थी? उनकी तो किसी बात पर भी नहीं बनती थी। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा, यानी किसी भी बात पर उनकी नहीं बनती थी, हर बात पर उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता था। इसी वजह से वे घर जल्दी लौटना पसंद ही नहीं करते थे। वो घर में आना पसंद ही नहीं करते थे। इसी कारण जब तक बच्चे छोटे थे तब तक तो वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया, यद्यपि समाउ इम्प्रॉपर। उसी तरह वही तकिया कलाम लगाकर यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। भाई हमेशा की तरह तकिया कलाम लगाकर अपना यशोधर बाबू को अपने साधारण से पुत्र, जिसको इतना कुछ नहीं आता, बहुत साधारण सा लड़का है, उसको असाधारण वेतन देने वाली, भाई 1500 रुपये उस समय में बहुत ज़्यादा वेतन होता था, देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वे कहते कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। भाई मुझे कितने बरस हो गए नौकरी करते हुए, 1500 रुपये तो अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिल रहा है। 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पैच होगा, भाई कुछ घपला होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा
दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि पिछले साल जब एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, पर उसने ज्वाइन क्यों नहीं कर लिया, उसे क्यों इनकार कर दिया। और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी ना केवल तमाम प्रस्तावित पर वर भाई जितने भी उसके लिए रिश्ते आते सबको अस्वीकार करती चली जाती है, बल्कि डॉक्टर की उच्चतम शिक्षा के लिए वह स्वयं अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। भाई वो कहती है कि जितने भी रिश्ते आते हैं शादी के लिए सब मना कर देती है और कहती है कि मैं डॉक्टरी की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। ये धमकी घर में देती रहती है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरह इस तरक्की से खुश होते हैं कि कोई लड़की, एक लड़का अमेरिका चला गया, लड़की डॉक्टर की तैयारी कर रही है, एक लड़का विज्ञापन कंपनी में है, दूसरा IAS की तैयारी कर रहा है, तो इन बच्चों की तरक्की से खुश भी है, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं। भाई वहाँ पर अपना तकिया कलाम भी लगा देते हैं। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। भाई ऐसी खुशहाली भी कैसी जो अपने भी पराये हो जाए। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ पहुँचाती नहीं, भाई हमेशा के लिए उन्हें दुख पहुँचाती है। हर बार वो अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदार, जो उनके रिश्तेदार हैं जो गरीब है, उनकी उपेक्षा उन्हें अच्छी नहीं लगती अपने बच्चों के मुंह से। यशोधर बाबू की पत्नी ने मॉडर्न बनने के पीछे क्या तर्क दिए हैं। भाई उनकी पत्नी मॉडर्न बन गई, यशोधरा बाबू उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है। भाई वो जिस माहौल में पली बड़ी और जहाँ पर उनकी शादी हुई वो सब पुरानी रीति रिवाजों का माहौल था, पर वो अपने संस्कारों से आधुनिक नहीं थी, परंतु बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी के ने उन्हें मॉडर्न बना डाला। भाई बच्चों की तरफदारी करने के लिए जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ, गांव में आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं ने गजब के तनाव थे। भाई इस परिवार में, संयुक्त परिवार में जिसमें ताऊजी के 2 बड़े बेटे और हम रहते थे, उसमें बहुओं में बहुत ज़्यादा तनाव था, लेकिन ताऊजी के डर के मारे कोई भी कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। भाई जब हम उस दौर में पुराने समय में संयुक्त परिवार में रहते थे तो उनके पति ने उनका पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी मानना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर ही भी लागू करवाए, ऐसा कहती है। घरवाली बच्चों से, भाई यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों को कहती है कि इनकी ताऊ जी के घर में जितने भी इनकी ताई ने नियम बना रखे थे बुढ़ियों वाले, वो सब मेरे पे ही लागू थे और किसी पर नहीं थे। भाई मैं जवान होते हुए भी बुढ़ियों की तरह जीवन व्यतीत किया है। बच्चे उनसे सहानुभूति व्यक्त करते कि हमारी माँ ने तो अपने जीवन में कुछ इतने दुख सहन किए हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहते हैं, भाई गुस्से में कहते हैं, मैं इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक मैं तक सुविधा हो। भाई मैं अब तो इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जहाँ तक सुविधा होगी। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला ही हो ही नहीं सकता। अब मेरे कहने से मेरे बच्चे उस ढोंग ढकोसले को नहीं मानेंगे। कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि यशोधर बाबू का व्यक्तित्व कृष्णदा के पूर्ण प्रभाव में विकसित हुआ था। अथवा ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि सिल्वर वेडिंग के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू कृष्णदा को अपना आदर्श क्यों मानते थे। भाई क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए आपको आंसर यही लिखना है। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू कृष्णदा के मानस पुत्र लगते हैं। उनका व्यक्तित्व कृष्णदा की प्रतिछाया है। भाई यशोधर बाबू कृष्णदा के मानस पुत्र लगते हैं। ऐसे है ना, जैसे पिता काम करता है उसको देखकर पुत्र भी वैसा ही काम करता है, तो यशोधर बाबू को कृष्णदा के मानस पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र लगते हैं। उनका व्यक्तित्व कृष्णदा की प्रतिछाया है। भाई यशोधर बाबू का जो व्यक्तित्व है कृष्णदा की छाया की तरह लगता है। कम उम्र में यशोधर पहाड़ से दिल्ली आ गए थे। भाई कम उम्र में यशोधर बाबू पढ़ाई कर कर दिल्ली आ गए थे और कृष्णदा ने भी उन्हें आश्रय दिया था। कृष्णदा ने ही उन्हें दिल्ली आने के बाद आश्रय दिया था।
उन्हें सरकारी विभाग में नौकरी दिलवाई थी। इस तरह जीवन में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले व्यक्ति से प्रभावित होना स्वाभाविक है। कृष्णदा की निम्नलिखित आदतों को यशोधर बाबू ने जीवन भर निर्वाह किया है। ऑफिस में सहयोगियों के साथ संबंध बनाए रखना, सुबह सैर करने की आदत, पहनने ओढ़ने का तरीका, किराए के मकान में रहना, आदर्श बातें करना, किसी बात को कहकर मुस्कुराना, सेवानिवृत्त के बाद गांव जाने की बात कहना आदि। यानी नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद गांव जाने की बात कहना, यही सारी बातें कृष्णदा जी किया करते हैं और उन्हीं की छाया बनकर यशोधर बाबू भी इन्हीं बातों को फॉलो करते हैं। यशोधर बाबू ने रामलीला करवाना आदि भी कृष्णदा से ही सीखा। वे अंत तक अपने सिद्धांतों पर चिपटे रहे। कृष्णदा अपने सिद्धांतों पर चिपटे रहे और यशोधर बाबू भी उनको फॉलो करते रहे। कृष्णदा के उत्तराधिकारी होते हुए भी उन्होंने परिवार नामक संस्था को बनाया। सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रमुख पात्र वर्तमान में रहता है किंतु अतीत के आदर्शों को मानता है। इससे उसके व्यवहार में क्या क्या विरोधाभास दिखाई दे पड़ते हैं, 100 उदाहरण उल्लेख कीजिए। अथवा इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। यशोधर पंत की, और बोर्ड में आया है हर बार, यशोधर पंत की पीढ़ी की विशेषता यह है कि वे पुराने को अच्छा समझते हैं और वर्तमान से तालमेल नहीं बिठा पाते। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर इस कथन को 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो, सिल्वर वेडिंग का प्रधान पात्र वर्तमान में रहता है किंतु अतीत में जीता है। भविष्य के साथ प्रधान पात्र कौन हो गया? यशोधर बाबू। साथ कदम मिलाने में असमर्थ है, यशोधर बाबू के बारे में बताया गया। अप्रयुक्त कथन के अलौकिक में यशोधर बाबू के अंतर्वदत पर 100 उदाहरण प्रकाश डालिए। यशोधर बाबू को 2 भिन्न कालखंडों में जी रहे थे, एक पक्ष में एक विपक्ष में। 100 उदाहरण तर्क दीजिए उसका भी। अब इन सब का क्या आंसर बनता है? सिल्वर वेडिंग का प्रधान पात्र यशोधर बाबू है। वह रहता तो वर्तमान में है परंतु जीता अतीत में है। वह अतीत के आदर्श मानता है। यशोधर बाबू को पुरानी जीवन शैली, विचार आदि बहुत अच्छे लगते हैं। वे उसका स्वप्न है कि उनका क्या स्वप्न है यशोधर बाबू का, परंतु वर्तमान जीवन में वे अप्रासंगिक हो गए हैं। कहानी में यशोधर का परिवार नए जमाने की सोच का है। वे प्रगति के नए आयाम छूना चाहते हैं। उनका रहन सहन, जीने का तरीका, मूल्यबोध, संयुक्त परिवार के कटु अनुभव, सामूहिकता का अभाव आदि सब नए जमाने की देन है। यशोधर को यह सब समहार्ड इम्प्रॉपर लगता है। भाई उनके तकिया कलाम की तरह, हमेशा की तरह समहार्ड इम्प्रॉपर है। उन्हें हर नई चीज में कमी नजर आती है। वे नए जमाने के साथ तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। इस प्रश्न में आपको यशोधर बाबू के द्वारा बताए गए हर चीज में जिन्होंने उन्होंने दखल अंदाजी की है, जो चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती, उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उन्हें हर चीज़ में नई कोई ना कोई कमी नजर आती है। वे नए जमाने के साथ तालमेल नहीं बना पाते। वे अधिकांश बदलाव से असंतुष्ट है। वे बच्चों की तरक्की पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। यहाँ तक कि उन्हें बेटे भूषण के अच्छे वेतन में गलती नजर आती है। दरअसल यशोधर बाबू अपने समय से आगे निकल ही नहीं पाए। उन्हें लगता है कि उनके जमाने की सभी बातें आज भी वैसी ही होनी चाहिए। यह संभव नहीं है। इस तरह के रूढ़िवादी व्यक्ति समाज के होशियार आशिये पर चले जाते हैं। यशोधर के स्वभाव को सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर बताइए। अथवा सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोदा बाबू के स्वभाव के किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं, यशोधर पंत की 3 चारित्रिक विशेषताओं का 100 उदाहरण बताइए। भाई उदाहरण साथ में दीजिए। यशोधर पंत गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर थे। वे पहाड़ से दिल्ली आए थे और यहाँ कृष्णदा के घर में रहे। उनका यशोधर पर असर था। यशोधर के चरित्र की निम्नलिखित विशेषता यह है कि भौतिक संघ के विरोध। यशोधर भौतिक संसाधनों के घोर विरोधी थे। उन्हें घर या दफ्तर में पार्टी करना पसंद नहीं था। वे पैदल चलते थे या साइकिल पे चलते थे। केक काटना, काले बाल करना, मेकअप करना, धन संग्रह आदि कुछ पसंद नहीं था उन्हें।
नंबर 2, असंतुष्ट पिता। यशोधर जी एक असंतुष्ट पिता भी थे, अपने बच्चों के विचारों से सहमत नहीं थे, बेटी के पहनावे को वो सही नहीं मानते थे, उन्हें बच्चों की प्रगति से भी ईर्ष्या थी। बेटे उनसे किसी बात में सलाह नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें सब कुछ गलत नजर आता था। परंपरावादी थे, यशोधर परंपरा का निर्वाह करते थे, उन्हें सामाजिक रिश्ते निभाने में आनंद आता था। वे अपनी बहन को नियमित तौर पर पैसा भेजते थे, वे रामलीला आदि का आयोजन करवाते थे। अपरिवर्तनशील, यशोधर बाबू आदर्शों से चिपके रहे, वे समय के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन नहीं ला सके, वे रूढ़िवादी थे, उन्हें बच्चों के नए प्रयासों पर संदेह रहता था। वे सेक्शन अफसर होते हुए भी साइकिल से दफ्तर जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13, यशोधर बाबू किन जीवन मूल्यों को थामे बैठे हैं? नई पीढ़ी उन्हें प्रासंगिक क्यों नहीं मानती? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर विचार कीजिए जो यशोधर बाबू को किस नदी से उत्तराधिकार में मिले थे। भाई किस नदा से उत्तराधिकार में मिले थे उन्हें ये विचार सारे, आप उन्हें किन्हें अपना उनमें से किन्हें अपनाना चाहोगे? और किस उस फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रश्न को, सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र कृष्णदा के उन जीवन मूल्यों की चर्चा कीजिए जो यशोधर बाबू की सोच में आजीवन बने रहे। भाई जो यशोधर बाबू ने आजीवन अपनी सोच में बनाए रखा ना, उन्हें उनका एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। आंसर है, सिल्वर वेडिंग कहानी में लेखक ने 2 पीढ़ियों के अंतराल को बताया है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे व सहयोगी नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यशोधर बाबू निम्नलिखित जीवन मूल्यों को थामे हुए हैं। कौन कौन से जीवन मूल्यों को वो नई पीढ़ी में भी थामे हुए हैं? सादगी, यशोधर बाबू सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, आधुनिक वस्तुएं उन्हें पसंद नहीं आती, वे साइकिल पर दफ्तर जाते थे तथा फटा फ्लोवर पहनकर दूध लाते थे। परंपराओं से लगाव, उनका अपनी संस्कृति से लगाव था, वे होली जैसे त्योहारों पर कार्यक्रम करवाते थे जो आजकल की पीढ़ी को अच्छा नहीं लगता, उन्हें पैसा और समय दोनों वेस्ट लगता है। सामूहिकता, यशोधर बाबू अपनी उन्नति के साथ साथ रिश्तेदारों साथियों की उन्नति के बारे में भी चिंतित रहते थे। त्याग की भावना, यशोधर पंत में त्याग की भावना थी, उन्होंने कभी संग्रह की भावना नहीं अपनाई। भाई वो हमेशा त्याग की भावना में बिलीव करते थे, कभी संग्रह इकट्ठा करके रखने की भावना में नहीं। नई पीढ़ी यशोधर पंत के जीवन मूल्यों को अप्रासंगिक बनाती है, उनका लक्ष्य सिर्फ धन कमाना है। नई पीढ़ी का लक्ष्य तो क्या है? धन कमाना है। वे भौतिक चकाचौंध को ही सब कुछ मानते हैं। इसके अलावा सामूहिक संयुक्त परिवार के कष्ट उन्होंने अनुभव किए हैं, उन्हें व्यक्तिगत उन्नति के अवसर नहीं मिलते। इन सभी कारणों से नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को स्वीकार नहीं करती। प्रश्न नंबर 14, सिल्वर वेडिंग वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आंसर, सिल्वर वेडिंग कहानी वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है। इस कहानी में यशोधर पंत प्राचीन मूल्यों के प्रतीक है, उनके विपरीत उनकी संतान नए युग का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों पीढ़ियों के अपने अपने जीवन मूल्य हैं। भूषण व यशोधरा की बेटी वर्तमान समय में बदलते जीवन मूल्यों की झलक दिखलाते हैं। नई पीढ़ी जन्मदिन, सालगिरह आदि पर केक काटने में विश्वास रखती है। नई पीढ़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, जबकि पुरानी पीढ़ी वहीं की वहीं रहना चाहती है। इसके लिए वे परंपरागत व्यवस्था को छोड़ने में संकोच नहीं करती। जो नई पीढ़ी होती है वो परंपरागत जो घरों में चलती आ रही है परंपरा को छोड़ने में 1 मिनट लगाती है, सोचती भी नहीं है। यशोधर बाबू परंपरा से जुड़े हुए हैं, वे सादगी जीवन जीना चाहते हैं, संग्रह वृत्ति भौतिक चकाचौंध से दूर, वे आत्मीयता सामूहिकता के बोध से युक्त हैं। इन सब के कारण वे भौतिक संसाधन नहीं एकत्रित कर पाते, फलतः वे घर में अप्रासंगिक हो जाते हैं। उनकी पत्नी बाहरी आवरण को बदल पाती है परंतु मूल संस्कारों को नहीं छोड़ पाती। वो बाहर के कहते बाहर से तो साज सज्जा को अपना लेती है परंतु अपने अंदर के गंवारपन को नहीं भूल पाती, अपने मूल संस्कारों को नहीं छोड़ पाती। बच्चों की हट के सम्मुख वह मॉडर्न बन जाती है। समय परिवर्तनशील होता है, जीवन मूल्य भी अपने रूप में बदल लेते हैं।
प्रश्न नंबर 15, सिल्वर वेडिंग कहानी में आधुनिक पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थ चित्रण है। उदाहरण देते हुए इस कथन का विवेचन करें। सिल्वर वेडिंग कहानी में आधुनिक पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थपरक चित्रण है। क्या चित्रण है यथार्थपरक उसका? यशोधर के परिवार में उनके बेटा बेटी और पत्नी, भाई इन चारों, उनके बेटे बेटी और पत्नी और यशोधर बाबू के द्वारा इस कहानी में सिल्वर वेडिंग कहानी के आधुनिक परिवारों के मूल्य में विघटन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये सभी आधुनिक विचारों के समर्थक हैं। उन्हें यशोधर के आदर्श व मूल्य अप्रासंगिक नजर आते हैं। बड़ा बेटा भूषण एक प्राइवेट कंपनी में अच्छा वेतन पाता है, दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, तीसरा बेटा छात्रवृत्ति लेके अमेरिका गया, बेटी अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, पत्नी अपने पुराने कष्टों के लिए पति को जिम्मेदार मानती है। भाई हर एक की अपनी अपनी निजी जिंदगी है। यह पीढ़ी मौज मस्ती में विश्वास रखती है, ये भौतिक संसाधनों को जीवन का अंतिम सत्य मानती है। दूसरी तरफ यशोधर बाबू रामलीला करवाने, रिश्तेदारों के मोह, सादगी पूर्ण जीवन, नीरस जीवन आदि मूल्यों में विश्वास रखते हैं। कई जगह वे संतान की प्रगति से भी ईर्ष्या करते हुए दिखाई देते हैं। इन सब कारणों से वे परिवार उन्हें कोई तवज्जो नहीं देता, भाई कोई अहमियत नहीं देता। इस प्रकार परिवार में तनाव होता है, पारिवारिक मूल्य विघटित होते जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। इस कथन के पक्ष विपक्ष में विचार प्रस्तुत कीजिए। यशोधर बाबू अपने जीवन दर्शन के कारण पुरानी परंपरा के व्यक्ति नजर आते हैं। वे जीवन भर अपने सिद्धांतों का पालन करते रहे। उनके व्यक्तित्व पर कृष्णदा का प्रभाव रहा। यशोधर बाबू ने अपने पद के हिसाब से जीवन जिया। भाई यशोधर बाबू जब ऑफिस में जो पद था उनका, वो कृष्णदा के रूल्स को फॉलो करते थे, उनके परंपरा को फॉलो करते थे, सिद्धांतों का पालन करते थे और अपने पद के हिसाब से जीवन जीते थे। वे सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध भी रखते थे। वे सामाजिक व्यक्ति थे। नौकरी में होने के बावजूद वे संयुक्त परिवार को मानते थे। वे सामाजिक रिश्तों को निभाते थे। अपनी बहन को नियमित तौर पर पैसा भेजते थे। बीमार जीजा को देखने जाने के बारे में सोचते थे। यशोधर बाबू भारतीय संस्कारों को भी अपनाते थे। वे अपने घर में कुमायूनी परंपरा से संबंधित आयोजन सालों साल तक करवाते रहे। उनकी इच्छा थी कि समाज में उन्हें सम्मानित व्यक्ति समझा जाए। भाई वो ये सब कराएंगे तो उन्हें सम्मानित व्यक्ति समझा जाएगा। वे भौतिक चकाचौंध को गलत समझते थे। उन्हें अपने बच्चों की प्रगति अच्छी लगती थी, परंतु उनका वैचारिक दायरा बहुत बड़ा गंदा लगता था। वे अपनी आमदनी के अनुरूप खर्च करना चाहते थे। भाई जितने पैसे है उसी के अंदर हम अपना खर्चा करें। इन गुणों से उन्हें आदर्श व्यक्तित्व माना जा सकता है। नई पीढ़ी को उनके जीवन के प्रमुख तत्वों में को आत्मसात करना चाहिए। भाई नई पीढ़ी के लोग हैं जो उनको उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यशोधर पंत की आंखों में नमी आने का क्या कारण हो सकता है? यदि भूषण की जगह आप होते और शेष परिस्थितियां ठीक कहानी की ही तरह होती तो आपका व्यवहार अपने बप्पा के प्रति कैसा होता? भाई यही सब कुछ अगर आपके घर में चल रहा होता तो आपका व्यवहार आपके पिताजी के साथ कैसा होता? भूषण ने अपने पिताजी को ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार स्वरूप दिया ताकि वह दूध लाते समय ठंड से बचे रहे। यह सुनकर पंत की आंखों में नमी आ गई। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। यशोधर को यह बात दिल से लगी कि भूषण ने स्वयं दूध लाने की जिम्मेदारी नहीं ली उनके पिता की सेहत के लिए तथा अपनी प्रतिष्ठा के लिए यह गाउन दिया। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि यशोधर के पथ प्रदर्शक कृष्णदा की मौत दयनीय दशा में हुई। उन्होंने परिवार नहीं बनाया, फलतः किसी ने उनकी देखभाल नहीं की। यशोधर को लगा कि उनकी देखभाल करने वाला परिवार भी है। भाई कृष्णदा का तो कोई भी नहीं था, मेरा तो परिवार तो है जो उनकी देखभाल कर रहा है। यदि भूषण की जगह हम होते तो हम अपने बप्पा के प्रति अच्छा व्यवहार करते, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता। प्रश्न नंबर 18, यशोधर बाबू चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए।
लेकिन जब समाज ही नहीं न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। भैया जब समाज ही नहीं रहा, समाज में नई पीढ़ी आ चुकी है, तो यह पद उन्हें क्यों मिले। यशोधर बाबू का ऐसा चाहना क्या उचित है। यदि यह सोच आपको कहाँ तक अपील करती है, भाई आप इस सोच को कहाँ तक सही मानते हैं। अब इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे मिलाकर पूछे गए हैं। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना है, छोड़ना नहीं है किसी भी प्रश्न को, चाहे वो 2 लाइन में पूरा होता हो चाहे 4 लाइन में पूरा होता हो। आप पैराग्राफ बना बनाकर सभी प्रश्न का अलग अलग उत्तर दोगे। यशोधर का स्वयं को सम्मानित करवाने की चाह उचित ही है। इसका कारण यह है कि पहले हम देखो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। क्यों माना जाए, अब ये देखिए क्यों माना जाए। यशोधर का स्वयं को सम्मानित करवाने की चाह उचित ही है। इसका कारण यह है कि यशोधर ने सारी उम्र समाज की परंपराओं का निर्वाह किया, व्यक्तिगत सुखों को तिलांजलि दी है, आदर्श जीवन को जिया है। अतः उनका चाहना ठीक है, परंतु आज समाज बदल गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यशोधर बाबू का ऐसा चाहना क्या उचित है, ना तो यह पद उन्हें क्यों मिले। पुरानी पद्धति पर जीवन जीने वाले अप्रासंगिक माने जाने लगे हैं। जो लोग पुरानी पद्धति को जीवन जीते हैं ना, वो अप्रासंगिक माने जाने लगे आज के समय में, आदर्श व्यवहार की कसौटी पर असफल हो रहे हैं। ऐसे माहौल में यशोधर जैसे व्यक्तियों की इच्छा धराशायी हो जाती है। ये लोग समयानुसार अपने में बदलाव नहीं कर पाते और घर में अकेले रह जाते हैं। इसी कारण से नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों में अलगाव आ रहा। तो इस प्रकार हमने चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझा और देखा, और इन क्वेश्चनों के जरिए हमने एक बार फिर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा। जब तक आप चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमने देखा कि यशोधर पंत जी किस तरह अपने जीवन में कृष्णता के सिद्धांतों को अपनाते हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स के जरिए हमने यह भी देखा कि किस तरह उनके एक एक जुमले को अपने जीवन ख्यालों में उतारते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं, अपने ख्यालों में याद करते रहते हैं। और इन प्रश्न उत्तरों के जरिए ही हमने देखा कि कृष्णदा किस तरह कितने लोगों को अपने पास तन मन धन से उनकी हेल्प करते हैं, परंतु रिटायरमेंट के बाद उनकी किसी ने हेल्प नहीं की। यशोधर बाबू नई पीढ़ी के प्रपंचों को बेकार समझते थे। इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर हमने एक एक करके नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच के समय अंतराल को देखा। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो हमारी आगे आने वाली वीडियो का वेट कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।